स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, my name is Karamyogi Divakar Bothra and this is the third video of our series Sociology Answer Writing. As you can see, the question which I have chosen today is from the chapter 2, Values Objectivity वाला जो पार्ट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। द ईयर इज 2016 आई थिंक, यस 2016। ऑब्जेक्ट, I'll read the question first. First catchword you need to do is examine. Examine जिसके अंदर आता है, इसका मतलब है आपको डिटेल में उसे एग्जामिन करना है, जो भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों रहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एग्जामाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है इन मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी, ऑब्वियसली इन सोशल साइंस रिसर्च। कि ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की प्रॉब्लम क्या आती है जब आप एक रिसर्च करते हो सोशल साइंस के अंदर। साइंस के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं तो वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी बहुत हद तक इजीली मेंटेन रखी जा सकती है। क्यों? एक एविडेंस बेस्ड है, एम्पेरिसिज्म है, मेजरेबिलिटी है, क्वांटिफिकेशंस होती है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही हम सोशल साइंस के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी बहुत हद तक इंपैक्ट कर जाती है। द रीजन बीइंग द सब्जेक्ट मैटर इन साइंस इज लार्जली नॉन ह्यूमन, ओनली द रिसर्चर इज ह्यूमन। बट व्हेन वी कम टू सोशल साइंसेस, द सब्जेक्ट मैटर एज वेल, सब्जेक्ट मैटर इज ऑल्सो ह्यूमन, हम ह्यूमंस को पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम रिसर्चर इज ऑल्सो ह्यूमंस। Since both of them carry their emotions, values, many times it becomes a daunting task, a challenging task to maintain this objectivity and value neutrality in social science research. Beside the introduction which I've used, even the thing which I've explained to you right now could also be used as an introduction. That हम ये एक्सप्लेन करें कि ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी चैलेंज क्यों है। पहले हम कॉन्सेप्ट क्यों, देखो एक थंब रूल है, कोई भी क्वेश्चन आए जिस पे कॉन्सेप्ट हो तो सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन होता है उसका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देना, पहले मीनिंग देना उन कॉन्सेप्ट्स के। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, हमें इसका और इसका मीनिंग दोनों क्लियर करना पड़ेगा। वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है। उसके बाद में मैं ऐड ऑन करूंगा कि कैसे ही ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी इज अ चैलेंज इन सोशल साइंस रिसर्च, बिकॉज बोथ द सब्जेक्ट मैटर एंड द रिसर्चर आर ह्यूमंस हु कैरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वैल्यूज विद देमसेल्व्स। ये होगा मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। बॉडी के अंदर मैं बताऊंगा कि ये क्या प्रॉब्लम्स है जो ये नहीं रह पाती है इसके अंदर, वो चैलेंजेस क्या क्या है, वो इश्यूज क्या क्या है, वो कंसर्न्स क्या क्या है। और फिर कंक्लूजन के अंदर समवेयर कि क्या कुछ हद तक कुछ ऐसी चीजें की जा सकती है जहां पे ये पॉसिबल है, या फिर शायद ये हमें रखना ही नहीं चाहिए सोशल साइंस के अंदर, कि द क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी शुड नॉट इवन बी प्रेजेंट टू इवैल्यूएट अ पर्टिकुलर सोशल साइंस रिसर्च। तो ये होगा पूरा का पूरा मेरा फॉर्मेट एक आंसर का, कि पहले इनको बताएंगे, फिर इनके चैलेंजेस बताएंगे जो डिमांड है क्वेश्चन की, और उसको एग्जामिन करने के बाद में एक कंक्लूजन देंगे, शुड वी गो फॉर दिस, और इफ वी शुड गो देन व्हाट इज द वे टू एंश्योर दैट, और शुड वी कंप्लीटली नेगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस रिसर्च। पहले आप क्वेश्चन को पहले ओपन अप करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिविटी जब देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी का सिंपल सा मीनिंग है, ऑब्जेक्टिविटी इज इक्वल टू अनबायस्ड रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है अनबायस्ड रिसर्च, ए रिसर्च विच इज फ्री फ्रॉम बायसनेस। बायसनेस नॉर्मली कब आती है? बायसनेस आती है जब या तो आपने डेटा को मिस इंटरप्रेट किया है जानबूझ के या गलती से, या फिर आपने एक रिसर्च को अपनी वैल्यूज के बेसिस के ऊपर बनाया है। तो बायस्ड रिसर्च है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी कभी नहीं होती। तो द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन एनी सोशल साइंस रिसर्च और एनी रिसर्च फॉर दैट मैटर इज अनबायस्ड रिसर्च। अब अगर नेक्स्ट 10 मिनट्स इफ यू कॉन्सेंट्रेट फुली, आपका ये चैप्टर 2 का टॉपिक आपको कभी दिक्कत नहीं देगा।
इस ऑब्जेक्टिविटी को बार बार यूपीएससी ने पूछा है, कभी वेबेरियन कंटेक्स्ट में, कभी जनरल कंटेक्स्ट में, या कभी ओवरऑल एक रिलेशनशिप बेस्ड, जैसे इसमें था वैल्यू न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ये अनबायस्ड रिसर्च कैसे पॉसिबल है यहां पे, क्योंकि इन सोशियोलॉजी सिंस वी हैव मल्टीपल डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट पीपल हैव डेवलप्ड दैट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू लार्जली एक्सप्लेन व्हाट इज एग्जैक्टली अनबायस्ड रिसर्च। कौन सा रिसर्च अनबायस्ड होता है, उसका मीनिंग वैरी करता है इन सोशियोलॉजी फ्रॉम अप्रोच टू अप्रोच। गिव योर एब्सोल्यूट अटेंशन हियर। This unbiased research, according to positivist, is that research which stands to the postulates of value neutrality. कि according to positivists like Emile Durkheim, Auguste Comte, Talcott Parsons, unbiased research is that research which largely adheres to the postulates of value neutrality. That is, no values are taken into account while conducting a particular research topic. You only base your study on facts. You completely ignore the value dimensions of it. This, according to positivists, would be value neutral. And if a research is value neutral, then according to positivist, that research has the highest possible objectivity in that particular research. But यहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। जैसे ही सोशियोलॉजी मैच्योर होता है और मल्टीपल अप्रोचेस स्टार्ट्स डेवलपिंग इन सोशियोलॉजी, वन अप्रोच विच केम was interpretative. सो पॉजिटिविस्ट क्या मानते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। तरीका क्या है? वैल्यू न्यूट्रल रिसर्च होना चाहिए। मैक्स वेबर बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है। यस, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ऑब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो पॉसिबल, बट the objectivity to Max Weber although means unbiased research, but what is that unbiased research? कौन सा रिसर्च अनबायस्ड है, उनका मीनिंग उन्होंने चेंज कर दिया, एंड ही सेज दैट रिसर्च इज अनबायस्ड रिसर्च which adheres to the postulates of value relevance. अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर वैल्यू रेलेवेंस फॉलो करके ही आप अनबायस्ड रिसर्च कर सकते हो। सो अगर मैं सिंपली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू रेलेवेंस? वैल्यू रेलेवेंस हियर मीन्स टेकिंग इनटू अकाउंट वैल्यूज ऑफ रिसर्च्ड, not of researcher. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से समझना। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द वैल्यू रेलेवेंस is only way of making research objective or unbiased, but this value relevance means one should take into account the values of the people whom you are researching, but your value should not come. जहां पे मैक्स वेबर ने यूज किया था क्या? एम्पैथेटिक लियासन, putting oneself into the shoes of others and then understanding others on the basis of their perspectives, not on the basis of your personal biasness or personal understandings. So technically, Max Weber accepts objectivity or unbiased research is possible, but the way he says that is possible is way different. अब अच्छे से समझना relationship. Any research which stands to the postulate of value neutrality, according to Max Weber, would not be unbiased. I'll repeat, अच्छे से समझो। अगर किसी ने वैल्यू न्यूट्रल रिसर्च किया और वो रिसर्च जाके मैक्स वेबर को दोगे तो वो बोलेगा इट इज नॉट हैविंग ऑब्जेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इट हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट द वैल्यूज ऑफ रिसर्च्ड। तो द रिसर्च विच इज अनबायस्ड टू पॉजिटिविस्ट बिकम्स एब्सोल्युटली बायस्ड टू मैक्स वेबर। और रिवर्स में चले, the research conducted by Max Weber, if it is given into the hands of positivist, the positivist like Durkheim would say this research is not having objectivity or it is not unbiased because this takes into account the values. So technically meaning objectivity का दोनों का unbiased है, लेकिन वेबर के लिए पॉजिटिविस्ट का रिसर्च बायस्ड है
और पॉजिटिविस्ट के लिए वेबर का रिसर्च बायस्ड है। ये डिबेट फिर यहां पे खत्म नहीं होती है, फिर आता है आपका फाइनल स्कूल इन सोशियोलॉजी, जिसे आप बोलते हो फिनो एंड एथनो। फिनोमिनोलॉजी और एथनो मेथोडोलॉजी ने क्लियरली बताया कि सोशियोलॉजी इज मच मोर द वैल्यू हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी से, वैल्यू रेलेवेंस से, वैल्यू बेस्ड बना दिया रिसर्च को। इवोल्यूशन समझो अच्छे से, आपको क्वेश्चन की डिमांड अच्छे से समझ में आएगी। पूरा का पूरा चैप्टर का ये टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देयर इज नथिंग मोर देन दिस विच यू नीड टू स्टडी। वैल्यू बेस्ड रिसर्च मीन्स अकॉर्डिंग टू फिनो एंड एथनो, सिंस इंडिविजुअल्स एक्शंस लार्जली आर क्रिएटिंग द सोशल स्ट्रक्चर्स, इंडिविजुअल्स की वैल्यूज को समझना, उनके कॉमन सेंस नॉलेज को समझना इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर कंप्लीटली द रिसर्च शुड बी वैल्यू बेस्ड। तो क्या ये लोग मानते हैं, एथनो मेथोडोलॉजी एंड फिनोमेनोलॉजिस्ट, ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है? नो। व्हाट दे ओपाइन इज, सोशियोलॉजी में सिर्फ होगी वो है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाता है व्हेन वी कम टू फिनो एंड एथनो मेथोडोलॉजी। अब आपको एक ऑफेंड चीज आप जो पढ़ते हो वो समझो। यहां पे हम अज्यूम करते हैं ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। रियलिटी भी ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग भी इसकी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वैल्यूज नहीं होती है। यहां पे मैक्स वेबर बोलते हैं सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। रियलिटी ऑब्जेक्टिव है जो सोशल एक्शन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे मीनिंग्स एंड मोटिव्स अटैच है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव होगी, क्योंकि आपको उनकी लोगों की वैल्यूज समझनी पड़ेगी। और वैल्यूज हम एग्जैक्टली नहीं समझ सकते, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा सब्जेक्टिव होती है कि वो आदमी क्यों मंदिर जा रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड करें तो अपने आप को उसकी पोजीशन में पुटअप करना पड़ेगा, और वो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएट कर सकता हूं, प्रिसाइज कॉज नहीं पता चल सकती है उसकी। और यहां पे हो जाता है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी, कि रियलिटी भी सब्जेक्टिव है, देयरफॉर ऑब्जेक्टिविटी कभी पॉसिबल ही नहीं है उसके ऊपर, बिकॉज इंडिविजुअल इज एब्सोल्युटली रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर रियलिटी सब्जेक्टिव, सिचुएशन टू सिचुएशन, कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा। तो उस वेरिएबल रियलिटी को आप कैसे ऑब्जेक्टिवली पढ़ सकते हो? सो टेक्निकली ये 3 वाला पार्ट आपको इस पूरे के पूरे आंसर के अंदर होना चाहिए था, जो मैंने इसी पीपीटी के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी एक इशू बन जाती है सोशल साइंस रिसर्च के अंदर। ये तो था मेरा बेस कि आपको ये पहले फंडे क्लियर होने चाहिए कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या रहा ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी का। ये जो कंटेंट बोर्ड पे इसको जस्ट लिख के रख लो आप, तो कभी क्वेश्चन आए रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी, सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना है तुमको तीनों डिबेट का, पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रिटेटिव एंड फिनो एंड एथनो मेथोडोलॉजिस्ट। बट कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन ऑफ कंसर्न, प्रॉब्लम क्या आती है इसको मेंटेन करने में? तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अब आती है जो प्रॉब्लम, वो है ये कि हर जगह वैल्यूज एंटर करने लगती है, और जब वैल्यूज एंटर करने लगती है तो ये ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी एब्सोल्युटली हैम्पर कर जाता है। तो वैल्यूज कहां कहां पे एंटर करती है? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के ऊपर भी वैल्यूज एंटर करती है। जैसे कई बार बोला जाता है डरखाइम स्टडीड सुसाइड बिकॉज हिज सन कमिटेड अ सुसाइड, तो डरखाइम की खुद की पर्सनल वैल्यूज के बेसिस पे उसने टॉपिक सेलेक्ट किया। फ्रेमिंग हाइपोथेसिस के टाइम के अंदर भी आपकी वैल्यूज आ जाती है। व्हेन यू आर फ्रेमिंग एन हाइपोथेसिस, टेक एन एग्जांपल ऑस्कर लिविस, जो टेपोस्टेलिन विलेज मैक्सिको में स्टडी करते हैं। ऑस्कर लिविस ने पूरा का पूरा वो विलेज, जहां पे उन्हें कल्चर ऑफ पॉवर्टी की थियरी दी थी, पूरा का पूरा विलेज एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ा, तो उनका एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग रहा पॉवर्टी के ऊपर। कलेक्टिंग डेटा, जब डेटा कलेक्ट करते हैं तब भी अपनी वैल्यूज इन्फ्लुएंस करने लग जाती है। एमएन श्रीनिवास रामपुर के अंदर ही वाज क्रिटिसाइज्ड दैट ही डिड नॉट इवन लार्जली विजिट दी दलित वार्ड को उन्होंने विजिट ही नहीं किया। वहां पे आपकी वैल्यूज आते वक्त जब डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हो सब जगह के, बिकॉज ऑफ योर बायसनेस, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी खत्म हो गई मेरे रिसर्च के अंदर। इंटरप्रिटेटिंग द डेटा कलेक्ट कर लिए अच्छे से, लेकिन फिर भी कई बार उस इंटरप्रिटेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट पुटिंग आवर ओन वैल्यूज। तो गैरी अब्राहिम ने मैक्स वेबर को क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज्ड मैक्स वेबर
दैट वेबर की अंडरस्टैंडिंग ज्यूस की जो है उसकी अपनी वैल्यूज से इन्फ्लुएंस थी। मैक्स वेबर बोलते हैं वैल्यू रेलेवेंस होना चाहिए, लोगों को लोगों की वैल्यूज की तरफ से समझना चाहिए, लेकिन खुद मैक्स वेबर ने ज्यूस को जब स्टडी किया तो गैरी अब्राहम बोलते हैं कि अपनी वैल्यूज के पर्सपेक्टिव से उन्होंने स्टडी किया। तो हर जगह हम देखते हैं क्योंकि सब्जेक्ट मैटर भी ह्यूमन है और पर्सन भी ह्यूमन है, तो चांसेस ऑफ वैल्यूज क्रीपिंग अप इन द रिसर्च बिकम्स वेरी हाई। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी वैल्यूज आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस नहीं निकल सकते हैं। नोइंगली और एक्सीडेंटली योर वैल्यूज आर गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट ऑन रिसर्च। बट डज दिस मीन दैट वैल्यूज इंपैक्ट करेगी तो ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं होगी? यस, चांसेस आर वेरी हाई दिस ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी हैम्पर कर जाती है सोशल रिसर्च में। तो तरीका क्या है ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए? तरीका शायद आपको मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां जब पहुंचते हैं हम, जो आज मॉडर्न सोशियोलॉजी मान सकते हैं, ये मानते हैं ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी को साइड में रख दो, इसकी जरूरत ही नहीं है सोशियोलॉजी में, तो सर रिसर्च क्या बायास्ड ही रहेगा? नहीं, बायासनेस होगी ही नहीं रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च को इवैल्यूएट करने का तरीका अलग है और वो तरीका है इस कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आपको एथनो और फिनो को यूज करके लिखना है कंक्लूजन, कि हम देखते हैं कि आज कंक्लूजन, आज जो रिसर्च की क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंगली रिसर्च को वैल्यू दी जानी चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी के बेसिस पे। तो टिल द टाइम व्हेन द पॉजिटिविस्ट डोमिनेटेड इन द सोशियोलॉजी, the research was evaluated from the perspective of the lenses of objectivity or value neutrality. The research which was standing to the principles of objectivity and value neutrality was considered as valid and reliable. But in contemporary time, the research is considered, the utility of research is understood not from the perspective of objectivity and value neutrality, as these two postulates has been rejected in sociology. Today, the research is largely evaluated from the perspective of credibility, as highlighted by Hammersley and others. जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैसे ये लोग मानते हैं कि रिसर्च को जज किया जाना चाहिए ना कि ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी पे, बट क्रेडिबिलिटी पे रिसर्च को जज किया जाना चाहिए। तो कंक्लूजन में मैंने ये क्यों लिखा? ताकि आज एक कॉन्टेम्पररी डायमेंशन से मैं इसको पुट अप करूं यहां पे, कि आज कॉन्टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर गोइंग टू लार्जली टॉक अबाउट द एस्पेक्ट सो दैट योर रिसर्च बिकम्स बैलेंस्ड। तो पूरे आंसर में मेरे पॉजिटिविस्ट भी है, वेबर भी है, फिनो और एथनो भी है, और कहां कहां पे रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी को डिफिकल्टी कर देता है लाने में, वो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं। सो आई होप क्वेश्चंस को सबसे पहले डिकोड करना जरूरी है। एक बार डिकोडिंग एक्सरसाइज आप सीख गए, शायद आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू लार्जली यूज द कंटेंट विच यू रीड एंड स्टडी। थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।